नमस्कार, उत्तराखंड के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों से। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र 2020 और 2021 का शुभारंभ करने डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी विधानसभा की जनता का रोड शो के जरिए आभार व्यक्त किया। सीएम की ओर से डोईवाला चौक से शुगर मिल तक की पद यात्रा को 2022 के विधानसभा चुनाव की शुरुआत माना जा रहा है। आपको बता दें कि शुगर मिल डोईवाला में पेराई सत्र का शुभारंभ होने के बाद ही किसानों के गन्ना भुगतान किया जाता था, जबकि पहली बार पिछले सत्र का गन्ना भुगतान सत्र शुरू होने से पहले ही कर दिया गया। वहीं इस दौरान किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। देखिए, इस क्षेत्र के लिए गन्ना पेराई का शुभारंभ होना, इस फैक्ट्री का चलना बहुत ही शुभ है और यहाँ के किसानों के लिए बहुत ही, जो कि रीढ़ की हड्डी है ये फैक्ट्री यहाँ के किसानों के लिए, उसके लिए बहुत ही शुभ अवसर है। और जिस प्रकार की आज पहली बार मुख्यमंत्री जी इस फैक्ट्री के उद्घाटन में आ रहे हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है, वो उस हैसियत से आ रहे हैं, मुख्यमंत्री की हैसियत से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी किसानों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक मुश्त जो बकाया किसानों का था और जगह भी पेमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने एक मुश्त किसानों को जो है भुगतान किया है। इसके लिए वो सभी की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरा, पहला राज्य है जिसने अपने गन्ना किसानों का 100% भुगतान करने का काम किया है। और मैं समझ सकता हूं कि हमारे किसान, जो हम चाहते थे कि हम अपने किसानों को समय पर भुगतान करें, तो हमारे किसान उससे खुश भी हैं, हम भी उससे, हमको बेहद खुशी, उनसे ज़्यादा खुशी हमको है कि हम अपने किसानों को समय पर भुगतान कर पा रहे हैं। डोईवाला शुगर मिल का आज तक का हाईएस्ट रहा है, 10% रिकवरी रेट इस बार डोईवाला मिल का रहा है। तो मैं उसके लिए भी जो हमारे यहाँ का प्रशासन तंत्र है, पूरा मिल में जो हमारे श्रमिक हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनको भी मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, अभी हम जैसी आर्थिक स्थिति होगी उसके आधार पर विचार करेंगे। हमने अभी भी किसानों को 250 करोड़ रुपया अनुदान रूप में दिया है, अनुदान रूप। झबरेड़ा पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किसान चौक का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि किसानों के सम्मान में किसान चौक का लोकार्पण किया गया है। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अन्नदाता दिन रात काम में जुटा हुआ है और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वैज्ञानिक और किसान दोनों देश की रीढ़ की हड्डी है, इसका सम्मान करना हमारा धर्म है। उसी को देखते हुए आज किसान चौक लोकार्पण किया गया। किसान चौक का लोकार्पण का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय सतपाल जी महाराज ने आज इसका उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। और उसके बाद शाम का प्रोग्राम घर पे था। लगभग 26 लाख की लागत से हमने चौक निर्माण किया है। इसमें जो मूर्ति लगाई गई है वो मेटल की मूर्ति है, जो कि आने वाले 50 साल भी उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ऐसी ही रहेगी। उसको केवल साफ सफाई की आवश्यकता पड़ेगी। और आसपास की जो चौक की समस्या थी वो भी हमने पूरी तरह से निपटा ली। पहले जो यहाँ पे चौक था उसमें गाड़ी घूम नहीं पाती थी। अब जो आपने चौक देखा होगा उसमें गाड़ी पूरी अच्छी तरह से घूम भी सकती है चारों तरफ। और जो उसके पीछे गोरखनाथ जी का मंदिर था, जिसको शायद कोई जानता भी नहीं था कि यहाँ मंदिर है गोरखनाथ जी का, वो भी हमने इस तरह से उसका भव्य एक द्वार बनाया है, जो कि हमने नगर पंचायत से अलग बनवाया है। वो द्वार उसका नगर पंचायत के फंड से नहीं बनाया है। वो गदरपुर महिला बाल विकास परियोजना अधिकार गीता जोशी ने गदरपुर क्षेत्र के समस्त इंटरपास बालिकाओं से अपील की है कि 30 नवंबर तक अपने गोरा नंदा के फॉर्म जमा करें। इसके साथ ही गीता जोशी ने कहा है कि गदरपुर क्षेत्र की समस्त आंगनबाड़ियों में अपील है कि वह गर्भवती धरती महिलाओं को बांट जाने वाले राशन
THR को मात्र गुणवत्ता तथा मीनू के अनुसार खरीद करे। सामान में कमी पाए जाने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कार्यकर्ताओं से मेरी यही अपील है कि वो सामान, देखो बच्चों की सामग्री है, महिलाओं की सामग्री है, हम उनके हिस्से में कटौती करना या उनके लिए खराब सामान लेकर के देना, उससे और बुरा कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं बार बार उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ आपके माध्यम से कि वो सामग्री का, उसकी मात्रा का, उसकी क्वालिटी का बिल्कुल ध्यान रखें। कोई भी उसमें कमी पाई जाएगी तो जो आवश्यक कार्यवाही होगी उसको खुद भुगतने भी तैयार है। ये हमारा शासनादेश के आधार पर है। जिस वर्ष बालिका ने 12th पास किया है उस वर्ष की 30 नवंबर अंतिम तिथि है। ये शासनादेश है, ये हमारा अपना बनाया हुआ नहीं। जो 30 तारीख अंतिम तिथि है, तो 30 तक वो जितने भी आवेदन करने वाली बालिकाएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सबको बता दें, उनके आवेदन यहाँ कार्यालय में जमा करवा दें। और वो आवेदन भी उसी के लिए जो उत्तराखंड राज्य की स्थायी निवासी हो। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए किसान बिल को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान बिल को लेकर उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि बीजेपी सरकार में आज किसान सड़कों पर है। बीजेपी सरकार ने जय जवान जय किसान के नारे को बदल कर रख दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार ने किसान बिल पारित किया है वह निश्चित तौर पर किसान विरोधी बिल है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये जो बिल केंद्र सरकार लाई है ये किसान विरोधी है। और आज भारतवर्ष में ये स्थिति आ गई है कि किसान और जवान आमने सामने हो गए हैं। हमारे नेताओं ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, लेकिन अब भाजपा सरकार ने किसानों को और जवानों को आमने सामने कर दिया है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारतवर्ष का। दूसरी बात यह है कि किसान आज सड़कों पर है, तो किसी भी देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है जब उसका अन्नदाता सड़कों पर आ जाए। मैं समझता हूँ जो केंद्र सरकार की ऐसी नीतियां हैं जिनके चलते किसानों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विडंबना भी बन गई है और केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ये हुआ है। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। देहरादून में ठंड बढ़ने के साथ ही नगर निगम की ओर से रैन बसेरा लोगों को आसरा देने के लिए रैन बसेरे को खोल दिया गया है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया है कि रैन बसेरे में बिस्तरों का इंतजाम कर दिया गया है। कोरोना महामारी के मद्देनजर यहां आसरा लेने वालों की सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने कहा है कि रैन बसेरों को 6 फुट की दूरी पर बिस्तर बिछाए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ रहने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। नगर आयुक्त ने यहां रहने वाले लोगों को भी कोरोना महामारी से बचने के लिए गाइडलाइन का पालन करने का आह्वान किया। आपको बता दें कि हर साल रैन बसेरा दिसंबर में खोले जाते हैं, लेकिन इस बार नवंबर में ही कड़ाके की ठंड का एहसास होने के बाद नगर निगम द्वारा सड़कों पर बेसहारा सोने वालों की सुध लेते हुए नवंबर में रैन बसेरों को खोल दिया गया है। इसमें गाइडलाइन ये दी गई है कि 6 फीट की दूरी पर लोगों को रात्रि विश्राम करने की अनुमति दी जाएगी। जो वहां के केयर टेकर होंगे ये इंश्योर करेंगे कि 6 फीट दूरी पर उनके बेड लगाएं। जहां पर बेड नहीं है, अगर वो जमीन पर गद्दे बिछाए जाते हैं तो वो भी 6 फीट की डिस्टेंस रखी जाए। मास्क की व्यवस्था वहां रखी जाएगी, सैनिटाइजर की रखी जाएगी। और मैंने अभी भी अपने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि ये भी इंश्योर कर लें कि वहां पर एक हमारा टेम्परेचर को नापने वाला होना भी चाहिए, ताकि कोई अगर उसमें आता है तो उसका देख लें उसको टेम्परेचर है कि नहीं। यदि टेम्परेचर है तो उसको फिर किसकी सुविधा के लिए भेजा जाए, क्योंकि किसी इन्फेक्टेड आदमी को हम अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे। उसका दुष्परिणाम ये होगा कि बाकी जो लोग वहां बसे रहेंगे वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के बाद पूरे उत्तराखंड में ही सर्दी का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। इसको देखते
देहरादून का स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम भी सतर्क होता नजर आ रहा है कि जिस तरीके से नगर आयुक्त ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि जो 20 जगह ऐसी चिन्हित की गई हैं जहां पर अलाव जलाने का प्रबंध किया जाएगा, ताकि जिससे कोई इस बार कोई भी व्यक्ति सर्दी से न मरे। ऐसी 20 जगह जैसे आईसीबीटी, रेलवे स्टेशन, सहारनपुर चौक, जो मुख्य जगह हैं देहरादून की, उन पर अलाव जलाने का प्रबंध भी किया जाएगा। साथ ही रेन बसेरों की व्यवस्था भी दुरुस्त कर दी गई है। साफ तौर पर जो कोविड-19 के नियम हैं उनका पालन रेन बसेरों में किया जाएगा। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज जेके 24/7 न्यूज़ देहरादून। नगर पालिका सितारागंज में जिले में तैनात अपर जिलाधिकारी जगदीश कांडपाल के विरोध में 8वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। नैनीताल पालिका अध्यक्ष संजीव नेगी ने भी अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा है कि अगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे की मांगे पूरी नहीं की गई या उन्हें किसी साजिश के तहत फंसाया गया तो इसका परिणाम भयंकर होगा। अपर जिला अधिकारी जगदीश कांडपाल पर आरोप है कि वे राजनीतिक दबाव में पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे को फंसाने की साजिश रच रहे हैं, जिसको लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि बीते 7 दिनों से चेयरमैन साहब हमारे हरीश दुबे जी यहाँ पर धरने में बैठे हैं। इनकी जो मांग है वो मांग जायज़ भी है, क्योंकि अगर ठेकेदारों का भुगतान नहीं होगा विकास कार्य में कहीं ना कहीं बाधा पहुँचेगी। तो हम पूर्ण समर्थन, जो हमारे अध्यक्ष जी बैठे उनको पूरे समर्थन करते हैं और प्रशासन को भी यहाँ पर चेताना चाहेंगे हम करके, अगर अध्यक्ष जी को उन्होंने कोई फंसाया या उनको उसमें बाधा डालने की कोशिश करी, क्या उधम सिंह नगर ही नहीं, हम पूरे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जितना है वो जितने भी हम चेयरमैन सब मिलकर फिर एक उग्र आंदोलन हम अपने स्तर से अपनी जगह में करेंगे और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की भी होगी। कि पूर्व में भी आपको जैसे ज्ञात होगा कि मेरे द्वारा भी धरना दिया गया था, जहाँ कांग्रेस से समर्थित अध्यक्ष लोग हैं वहाँ ये सरकार उनको दबाने का कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं विकास को रोकने का कार्य कर रही है। आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बता देना चाहूँगा कि चुनाव नज़दीक हैं, जो भी अधिकारी सरकार की नोक में नाच रहा है उनको हम संचेत करते चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि 2022 में जब हमारी सरकार आएगी वैसी जैसे जैसे आप हमें नचाने का कार्य कर रहे हैं, आने वाले टाइम हम प्रशासन को भी नचाने का कार्य करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां महानगर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजयवर्धन डडारिया की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने उप परिवहन आयुक्त सुधांशु गर्ग के खिलाफ सबूतों के आधार पर सरकार से कार्रवाई की मांग की है। विजयवर्धन ने कहा है कि सुधांशु गर्ग ने हरिद्वार में ARTO के पद पर रहते हुए एक ट्रक को फिटनेस पत्र जारी किया गया, जबकि ट्रक थाने में खड़ा था। वहीं 1998 में ट्रक मालिक को ट्रक फिटनेस के मामले में परेशान करने, वर्ष 2017 में एक ही नंबर के 2 ट्रकों के पकड़े जाने के बाद ही ट्रक मालिक को मात्र चालान की कार्रवाई कर छोड़ दिया जाने के समेत कई आरोप हैं। बावजूद इसके उन पर कार्रवाई नहीं हुई। इस बात की जानकारी उन्होंने PMO कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भी दी है। ऐसा है कि आपने देखा होगा जो सुधांशु गर्ग है, जो इस समय परिवहन उपायुक्त है, हमेशा उनका विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। मैंने एक RTI लगाई थी मुख्यालय में, परिवहन मुख्यालय में, कि मेरे द्वारा मांगा गया था कि भाई इनके कितनी बारी सस्पेंड हुए या क्या क्या इनके द्वारा जो कारगुजारियाँ की गई। तो मुझे खुद RTI में जो मुझे प्राप्त हुआ था, तो इसमें जब ये हरिद्वार के RI थे और ARTO थे, उस समय भी इन्होंने एक ट्रक की फिटनेस की थी और जो कि वो थाने में बंद था, जबकि इनको उसमें सस्पेंड किया गया था और कार्रवाई थी। तब भी अपने सांठगांठ से, जैसे कि अपने अधिकारियों से इनको बचा लिया गया था। उसके बाद उसी ट्रक मालिक को इन्होंने फिर अगले वर्ष जब उसे परेशान किया, तो जबकि उसकी फिटनेस बाकी थी, उसमें भी उसने फिर फिटनेस कराई, उसमें भी उसने जो शिकायत की, उसमें भी इनको दोषी पाया गया था, लेकिन फिर भी इनको चेतावनी देके छोड़ दिया गया। फिर आपने देखा होगा एक घटना जो है, इन्होंने जब उसके बाद ये ऋषिकेश में ARTO अधिकारी रहे, उसके बाद वहां पर इन्होंने क्या किया, एक बस को जो है फिटनेस प्रमाण पत्र दिया, जो यात्रियों को लेके उत्तरकाशी खराब हो गई। फिर उसी मालिक द्वारा दोबारा अपनी दूसरी बस को लेके बद्रीनाथ गई, जिसमें कि बद्रीनाथ के बलदोड़ा जगह जो है जगह पे, वहां पर वो गाड़ी गिर गई और उसमें 26 आदमी मर गए। और जब शासन की जो उसमें मुझे लिख के दिया हुआ इसमें रिपोर्ट है कि इसमें तकनीकी खामियां पाई गई, तो उस समय भी जो है उस बस को भी जो है फिटनेस प्रमाण पत्र जो है सुधांशु गर्ग द्वारा दिया गया था।
हरिद्वार देहात क्षेत्र के कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चौकसी और बढ़ा दिया है, जिसके मद्देनजर पुलिस ने लक्सर नगर के देहात क्षेत्र में चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। कोतवाल हेमेंद्र नेगी और एएसआई नितेश वर्मा ने खुद मोर्चा संभालते हुए कई संस्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। बिना मास्क और बिना हेलमेट घूमने वालों के चालान काटे गए और गाड़ियों को सीज भी किया गया और उन्होंने कहा है कि सरकार के दिशा निर्देश पर यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कोरोना की थर्ड वेव आ गई है और कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन को कोई मानने को तैयार नहीं है, इसलिए सरकार की हम लोग जो है कोरोना के लिए जो है लोगों को सख्ती से इसके लिए पालन कराने के लिए इसके चालान करें और ये लगातार अभियान चलाते रहेंगे। भाजपाइयों ने लक्सर के आदर्श जूनियर हाई स्कूल के भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सचिन गुर्जर का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर सचिन गुर्जर ने कहा है कि प्रदेश बीजेपी उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे आप सबके साथ और विश्वास के साथ पूरी ईमानदारी से निभाएं। युवा मोर्चा को मजबूत बनाना मेरा उद्देश्य होगा, साथ ही साथ आने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव में युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। बीजेपी के प्रति जनता का रुझान देखते हुए जन जन तक मोदी जी के विकास कार्यों को पहुंचाना है। आगे की जो हमारी रणनीति है वो यही कि हम बूथ लेवल तक अपने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को खड़े करें। आगे सरकार केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, वो भारतीय जनता पार्टी की बनाने का प्रयास करेंगे, बनेगी भी, ऐसा हमारा विश्वास है। जिले अध्यक्ष की कमान युवा मोर्चे में भाई सचिन जी को दी गई है। हम इस पर उत्साहित हैं और मैं समझता हूँ कि युवा मोर्चे की कमान उनको देना बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि युवा हैं और पहला भी इनका कार्यकाल में महामंत्री बड़ा ही शोभनीय रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि सचिन जी को ये जिले की कमान मिली है। इसके लिए हम सब लोग इनके साथ मिलकर काम करेंगे और युवा ही एक अपने देश को या प्रदेश को आज शिखर पर पहुंचा रहा है, क्योंकि युवाओं से हमारा देश तरक्की करेगा। और जैसे मोदी जी का है, हमारा विश्वास सभी का विकास, आत्मविश्वास के साथ जो हमारा एक नारा है, इसी को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। काशीपुर अपर पुलिस अध्यक्ष राजेश भट्ट ने थाना कठुआ का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान अपर पुलिस अध्यक्ष ने थाने में पंजीकृत अभियोगियों से संबंधित जांच प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने कुंडा थाने में मालगृह में रखे वांदों से संबंधित सामान का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कुंडा थाना प्रभारी को लंबित पड़ी विवेचनाओं को अति शीघ्र पूर्ण करने के दिशा निर्देश जारी किए। इस अवसर पर अपर पुलिस अध्यक्ष राजेश भट्ट ने बताया है कि मुकदमों से संबंधित सामान जो मालगृह में रखा हुआ था, कुछ सामान सीलन के कारण खराब हो गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ सामान वांदों से संबंधित जिला न्यायालय चलाया गया था, जिसे वहां से मंगवाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अपर पुलिस अध्यक्ष ने बताया है कि लंबित पड़ी विवेचनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण करने को लेकर उनके द्वारा थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज ये वार्षिक निरीक्षण कुंडा थाने का चल रहा है। इसमें हमने बिल्डिंग, मेस, उसके अलावा इनका जो सरकारी असला है उसका निरीक्षण किया है। बाकी जो मालखाना है उसका निरीक्षण चल रहा है। अभी मालखाने में सीलन काफ़ी है, इस वजह से जो हमारा माल मुकदमाती है वो काफ़ी सीलन के कारण ख़राब हो गया है, तो उसको सही करवाने की व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ माल यहाँ पर मौजूद नहीं है, पुराने मालखाना मोहरेर से उसके संबंध में स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। अभी माल पूरा हैंडओवर हुआ नहीं है, अब बाकी अभी इसमें मुआयना चल रहा है। हमले में एसडीओ ओमपाल जख्मी हो गए हैं।
जिन्हें उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। दरअसल एसडी ओमपाल सुबह सवेरे ऊर्जा निगम की टीम के साथ बिजली कनेक्शन काटने के लिए रुड़की श्यामनगर इलाके में गए थे। जैसे ही वो श्यामनगर में पहुंचे तो पीछे से एक कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान कुत्ते ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। बताते चले कि ऊर्जा निगम की टीम लगातार बिजली चोरों के खिलाफ अभियान में जुटी हुई है। कनेक्शन काटने के लिए श्यामनगर में गए थे, वहाँ पर एक कुत्ते ने पीछे से आके काट दिया बस। तो अब हॉस्पिटल में देख रहे हैं, इंजेक्शन लगेगा इसका, जो भी होगा। ठीक। आश्रमों की धर्मनगरी हरिद्वार में हजारों धर्मशालाएं हैं, लेकिन इनके मालिकाना हक को लेकर हर दिन कोई न कोई विवाद होता रहता है। ऐसा ही आज एक विवाद तूल पकड़ गया जब योगानंद आश्रम के महंत ऋषिदी के कार्यक्रम में पहुंचे महंत दो शिष्य आपस में सम्मिलित होकर लेकर भिड़ गए, जिसके चलते प्रशासन और संतों ने विवाद को समाप्त करवाया और दोनों को ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। अपना आ जाए पार्वती हमारे यहाँ जो सन्यासी होता है तो सन्यास की परंपरा के अनुसार जो दीक्षित शिष्य होता है जिसने सन्यास का मंत्र लिया होता है और उसी को हम लोग जो है उत्तराधिकारी देते हैं। अब यहाँ जैसे हरिप्रिया जी कह रही हैं हम भी गुरु जी की शिष्य हैं, तो हम लोगों का ये कहना है कि विधिवत सन्यास लें, दीक्षा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल तो संत मिल ही नहीं रहे, साधु मिल ही नहीं रहे। अच्छा है हमारी बिरादरी अफवाह था, कोई विवाद नहीं। यहाँ के जो महाराज के उत्तराधिकारी हैं, महाराज के उत्तराधिकारी स्वामी सत्यव्रतानंद जी महाराज, उनकी शिष्या है, दोनों के आपस में विवाद थी। दोनों वो भी संन्यास लेंगे, मेरी परंपरा है वो संन्यास लें, संन्यास लेकर के संस्थान को चलाएं। हमें हमारे तरफ से सत्यव्रतानंद जी तरफ से कोई कहीं आपत्ति नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है और ना ही कभी बात कोई था। ऐसो हरिपुर ने यहाँ सेवा ली है, 2 महीने में वो अपनी व्यवस्था निपटा करके, व्यवस्था को सुलझा करके और निस्संदेह इस कार्य को पूरा करेंगे। मैं उस संन्यास के स्थिति तक पहुंची हुई हूँ कि उसे कोई ना टूट नहीं सकता। रही बात आज यहाँ के विवाद, जो मुझे यहाँ आने के बाद समझ में आया, जो सन्यास की परंपरा है वो सन्यास की परंपरा को चलनी चाहिए। आश्रम की व्यवस्था जो है वो सन्यास महिला हो या पुरुष, यदि हरिप्रिया जी की इच्छा है तो आकर के वो सन्यास ले और महंत बने और इस व्यवस्था को चलाएं, इस सन्यास व्यवस्था की न बिगड़े, इसके लिए मैं पुरजोर समर्पित। गदरपुर के गुलभोजपुर में हरिपुर जलाशय क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के घर से मात्र 4 किलोमीटर दूर नाव पलटने से एक महिला की मृत्यु हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि हादसा ओवरलोडिंग के कारण पेश आया है। नाव चालक सोहनलाल के अनुसार नाव में लगभग 20 लोग सवार थे। इसके अलावा 2 बाइक और लकड़ी के गट्ठे भी नाव पर लादे गए थे। ग्रामीणों ने जलाशय में डूबी महिला के शव को बाहर निकाला। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन में नाव पर ओवरलोडिंग कम करने के और अधिक नाव चलाने पर मांग को बल दिया है। वो लेडीज थे, हम करीबन 3 आदमी थे, एक बच्चा था लड़का और बाकी सब लेडीज थी। तो वहाँ से सर सही सलामत नाव आई। आने के बाद यहाँ पर उन जो औरतें थी पीछे वाली ठंड नाले की, उन लड़कियों ने नाव को हिलाना जुलाना शुरू कर दिया जी। नाव जब हिलाया जुला गया तो उसके पीछे के द्वारा उसमें पानी भर गया सर। पानी इतना कारण हुआ मेरे सामने सर। ये ग्राम सभा के उसके बाद सब जब डूबने लगी तो सब लोग कूद गए सर। वाली बात, कोई लकड़ी पकड़ने लगा, कोई किसी को पकड़ने लगा। आप उसमें इस तरीके उसमें सर एक हमारी नाव डूबी और बाकी कुछ नहीं है। वो खाने के बर्तन है मेरे साइकिल है तो सर रहने वाली थी वो लड़की है, वो उसका आदमी था संग में सर। ये जो है नाव हमारी जो है ग्राम सभा की नाव है।
इसमें अवैध पैसा उठाया जा रहा है। जिस हिसाब से हमारी ग्राम सभा में जो लोग हैं 5 रुपए 10 रुपए जो लेते हैं वो लेना चाहिए। इसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है और डीएम का रिकॉर्ड है हमारा। हाँ, ये पैसा अवैध लेते हैं। जैसे जिस तरह से ये जनता हमारी यहाँ की विधानसभा की, उसी हिसाब से पैसा लेना चाहिए। बाहर वालों से ज़्यादा ये कम पैसा लेना चाहिए। ये कहना चाहेंगे जैसे ये नाव में इतना आदमी ना भरे और कम भरे, दो तीन नाव चलाएं। जब ठेका है तो पूरा इस्तेमाल करें, 2-4 नाव लगाएं, कम ले जाएं यात्रियों को। इस वक्त हम खड़े हैं कूलरपोज के हरिपुरा जलाशय में, जहां कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के घर से मात्र 4 किलोमीटर दूर एक नाव दुर्घटना हुई है, जो नाव 5 गांव को लगभग लेके आती और जाती थी और एकमात्र सहारा था। इसमें डूबने से एक महिला की मौके पर मौत हो गई है और 2 बाइक भी नाव के साथ अंदर डूब गई हैं, जिनको निकालने का प्रयास जारी है। साथ ही इसमें 20 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिसमें बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। महेंद्रपाल सिंह, जेके न्यूज बेदर। श्रम कानून को लेकर देशव्यापी प्रदेश के मद्देनजर 11 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर मसूरी में भी ट्रेड समन्वय समिति की धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मजदूर नेता आरपी बडोनी ने कहा है कि आज मजदूर वर्ग खुद को अपेक्षित महसूस कर रहा है, जिसके चलते वे आज सड़कों पर उतर आया है। उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई सड़क से लेकर सांसद तक जारी रहेगी और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ जो 44 श्रम कानूनों में जो संशोधन किया गया है, जो 44 श्रम कानून थे उनको 4 कानूनों में तब्दील कर दिया गया। इन तमाम सवालों को लेकर, किसानों के सवाल पर लेकर 8 घंटे से काम को बढ़ाकर 12 घंटे ड्यूटी के सवाल को लेकर, और तमाम किसान, और जो अभी जो कोरोना महामारी हुई है, उस कोरोना महामारी में जो हजारों मजदूर तबाह हुए हैं, सैकड़ों मजदूरों की जान गई है, इन तमाम सवालों को लेकर आज हमारी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर सड़कों पर उतरी हुई है। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।